बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी लॉस। इससे पहले आप लोगों ने बेटा काउंटिंग मेथड्स पढ़े थे। काउंटिंग मेथड्स तीन किस्म के थे, मल्टीप्लिकेशन रूल, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आज के लेक्चर में है प्रोबेबिलिटी लॉस। प्रोबेबिलिटी लॉस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एडिशन लॉ and the second one is multiplication law, ना के multiplication rule। रूल काउंटिंग मेथड में था, मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी के लॉ में है। अब सबसे पहली बात मुझे बताओ, किसी भी चीज को ऐड या मल्टीप्लाई कब करोगे? अगर आपके पास कोई सिंगल इवेंट हो, मैं आपसे कहूं ये लो 10, एक नंबर, एक डिजिट, सिंगल इवेंट, क्या आप ऐड करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे? तो बेटा जब कोई सिंगल इवेंट होता है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लॉज नहीं अप्लाई होते। मतलब मैंने एक डाइस को रोल किया, उसके ऊपर 4 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस पे कोई लॉ नहीं अप्लाई होगा। इस पे तो बेसिक प्रोबेबिलिटी रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? अगर सिंगल है। लेकिन अगर हम लोग इवेंट एक से ज्यादा कर देते हैं तब इन दोनों में से कोई ना कोई लॉ अप्लाई हो जाता है। भाई मैं आपसे कहूं ये लो भाई दो नंबर, एक है 5 एक है 2, आप कहेंगे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस है। कि ऐड करूं तो 7 है, मल्टीप्लाई करूं तो 10 है। तो क्या करना है, ये हमें बताती है उस क्वेश्चन की स्टेट। क्या भाई 2 और 7 और 2 और 7 है तो फिर ऐड हो जाएगा, 2 एंड 7 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सिर्फ आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि जो दो इवेंट्स आपको बताए गए हैं उन दो इवेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है। अगर कनेक्टर उसका और है तो एडिशन लॉ अप्लाई हो जाता है, और अगर उसका कनेक्टर एंड है तो मल्टीप्लिकेशन लॉ। फिर उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो अगर एंड का वर्ड है, उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो अगर और का वर्ड है। ऑलराइट। अच्छा, और से क्या मुराद होता है? मैं आपसे कहूं कि भाई प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इसका क्या मतलब है? ए या बी, मतलब कम से कम एक, ऐसा ही है ना। पर ये नहीं कि दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता रहता है कि अगर आपके पास आ जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए और उसके साथ एटलीस्ट का वर्ड हो, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल अकर। मतलब जब आप लोग ये कहते हैं ना कि भाई मैंने एक डाइस को रोल किया, उसके ऊपर 4 आए या 6 आ जाए, 4 आ जाए, क्या अब आपके पास एक डाइस है, इज इट पॉसिबल कि 4 भी आ जाए और 6 भी आ जाए? नहीं, दोनों में से कोई एक आएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, दूसरी सिचुएशन सुने, 2 डाइसिस हैं, अब 2 डाइसिस को रोल करने लगे। अब आप लोग देखें आपके पास जो आउटकम्स बनेंगी 36 बन जानी है। अब 2 डाइसिस में आप कह रही हैं यार 6 आ जाए या 4 आ जाए, मतलब आप ये चाहत कर रहे हैं कि किसी एक पर तो इन दोनों में से कोई एक नंबर हो। लेकिन अगर दोनों पे आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा। फिर तो और ज्यादा अच्छी बात है कि अगर दोनों के ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल अकर, इन दोनों में से कम से कम एक इवेंट अकर हो कि जब 2 डाइसिस को रोल करूं 4 आ जाए या 6 आ जाए या दोनों आ जाए। ऑलराइट। तो ऐसी सिचुएशन में एडिशन ना कब? जब इवेंट्स के दरमियान एटलीस्ट या और का वर्ड आ जाए। ओके हो गया? मैंने 2 डाइसिस को रोल किया, मैंने कहा अब 1 डाइस के ऊपर ये पॉसिबल नहीं था कि मैं कहता 4 एंड 6 आ जाए, 1 डाइस के ऊपर ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर मैं ये कह दूं इधर कि भाई 2 डाइसिस को रोल किया या एक डाइस को 2 टाइम्स रोल किया और मैं कहूं 4 एंड 6 आए, अब ये पॉसिबल है कि 4 एंड 6 मेरे पास आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी एंड आ जाए, एंड से मुराद
कि दोनों इकट्ठे आए, मतलब बहुत, ऐसे ही है ना मल्टीप्लिकेशन। तो फिर इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा, अब नेक्स्ट सुनो जरा, हम लोग बात करते हैं पहले एडिशन लॉ की। एडिशन लॉ दो तरह का होता है कि आपने इवेंट्स में और देख लिया कि और आ गया, आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। अब जब आप एडिशन लॉ में जाते हैं ना, आप एक चीज का ख्याल रखते हैं कि कोई कॉमन आउटकम तो नहीं, क्या ऐसा नहीं है? अगर कोई कॉमन आउटकम हो तो क्या आप दो लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस नहीं करते थे? लेकिन अगर कॉमन आउटकम ना हो तो फिर कुछ भी नहीं करते थे। फिर क्या, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा बेसिकली अगर कॉमन आ जाए तो फिर भी आप यही कुछ करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन माइनस कर देते थे कॉमन, जितने कॉमन होते थे उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर दो सेट मेरे पास अवेलेबल हो और उनमें कॉमन आउटकम्स का एक सेट बनाऊं, उसको इंटरसेक्शन से शो करते थे। क्या याद आया कि जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि फर्स्ट 50 इंटीजर्स हैं, उनमें से हम लोगों ने देखना है 8 के डिविजिबल एंड 6 के डिविजिबल। तो मैंने 6 के डिविजिबल के लिए एक सेट बनाया था, वो सेट ए था मेरे पास। 8 के डिविजिबल के लिए मैंने एक और सेट बनाया था, 8, 16, 24, 32, ये सेट बी था मेरे पास। फिर ए और बी में आपको याद है मैंने दो कॉमन नंबर सेलेक्ट कर लिए थे, 24 एंड, तो अगर 24 और 48 का अलग से सेट बना दूं तो इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन का सेट, कॉमन होने वाले एलिमेंट्स का सेट। ऑल राइट, ये बात क्लियर? तो उसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा यू बना देना तो इसे इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये कॉमन होने के एलिमेंट्स को शो कर रहा होता है, मतलब ऐसे इवेंट्स को शो कर रहा होता है जो एक ही मर्तबा में दोनों के ऊपर आ गए हैं। अब मतलब आपने 50 में से एक नंबर सेलेक्ट किया, सपोज आपने 18 सेलेक्ट किया, तो आप इजीली कह सकती हैं इट्स डिविजिबल बाय 6, राइट? आपने 16 सेलेक्ट किया, आप इजीली कह सकते हैं 16 इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8। लेकिन आपने 24 सेलेक्ट कर लिया, आप कहेंगे इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 एंड 8। ओके, तो ये 24 एक ऐसा नंबर था जो दोनों इवेंट्स के लिए आ सकता था, ऐसा था ना? तो बेटा यहाँ पर कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी को आप लोगों ने माइनस कर देना। ये वो लॉ है जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा के चला गया था। एग्जाम्पल सारी हो गई थी, सिर्फ नाम नहीं यूज किया है। तो एक लॉ जिसमें कॉमन इवेंट्स ना हो, उन इवेंट्स को जिनमें कॉमन इवेंट्स ना हो उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। जैसे कि 9 और 13 फर्स्ट 15 इंटीजर्स में से डिविजिबल बाय 9 और 13, क्या कुछ कॉमन था? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई इशू? और अगर आपके पास कुछ आउटकम्स कॉमन आ जाएं तो ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ आउटकम्स कॉमन हो उनको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। और इसको कैसे फाइंड किया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑल राइट, और एडिशन की प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एडिशन की प्रोबेबिलिटी चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए चाहे नॉन म्यूचुअली, अगर कहीं पर भी आपसे ये कहते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.7, तो समझ लेना एडिशन ऑफ दैट। क्लियर? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा,
अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैंने ये थ्योरेटिकली लिख दिया है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। तो ये देखें, ये थ्योरी नोट्स आपने देखने हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स विच डू नॉट हैव कॉमन आउटकम, और नॉन म्यूचुअली कौन से होंगे, विच हैव कॉमन आउटकम। ऑलराइट, उलट है, नॉन म्यूचुअली से ये मुराद नहीं कॉमन नहीं है, नॉन म्यूचुअली से मुराद है कॉमन है, और म्यूचुअली से मुराद है कॉमन नहीं है। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर देखें बेटा, अगर कोई आउटकम कॉमन नहीं है तो क्या दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर हो सकते हैं? अगर कोई इवेंट कॉमन नहीं है, क्या दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स व्हिच कैन नॉट अकर टुगेदर। लेकिन अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कॉमन मौजूद हैं, जैसे डिविजिबल बाय 6 एंड 8 और मेरे पास 24 आ गया, तो क्या दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर नहीं हो गए? तो कॉमन आउटकम्स होंगी, तो हम कह सकते हैं इवेंट्स विच कैन अकर टुगेदर। ऑलराइट, एनी इशू? बेटा इससे रेलेवेंट तमाम क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन रूल की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में बेटा एंड और बोथ का वर्ड मौजूद होता है, मतलब इसमें भी दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो ब्रैकेट लगाई जाती है ना, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे मल्टीप्लाई करने हो, तो मल्टीप्लाई को इंग्लिश में हम लोग ऑफ कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो इसको, इस एंड को लिखा जाता है इंटरसेक्शन। यूनियन के साइन के साथ एडिशन ला, इंटरसेक्शन के साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन ला। क्लियर होगी बात? अब जब आप लोग आते हैं ना ये डिसाइड करके कि भाई मल्टीप्लिकेशन लॉ है, तो इसके लिए कभी नहीं देखा जाता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस ये एडिशन लॉ के लिए देखे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ भी दो तरह का है, मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स का लॉ बहुत इजी, कि अगर आपने देखा कि भाई इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो आप दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, इंडिपेंडेंट कैसे, कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग का इंडिपेंडेंट है? मैंने डाइस को रोल किया, फर्स्ट टाइम में मुझे 6 आ गया, मैंने दूसरी मर्तबा रोल किया, अब क्या नंबर आएगा? क्या ये डिपेंड करता है कि भाई एक मर्तबा तो तुझे 6 आ चुके, अब क्या दोबारा भी तुझे 6 आए? नहीं, 2 छक्के भी आ जाते हैं। हाँ, अच्छा एक मर्तबा मुझे 1 आ गया, दोबारा रोल किया, मुझे फिर 1 आ गया, मैं उसे क्या मना करूं कि यार अभी तो 1 आया था फिर क्यों आ रहा है? क्या इंडिपेंडेंट नहीं है दूसरी बारी? भाई अपनी मर्जी से कोई भी नंबर आ सकता। हमने टॉस को रोल किया, हेड आ गया, अब हम क्या कहेंगे? भाई पहली मर्तबा हेड आ गया, दूसरी मर्तबा टेल आएगा, या हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम हेड आया है तो देखना दूसरी मर्तबा हेड ही होगा। क्या ऐसे ही है? तो कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब इनकी प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड करनी हो ना, तो ऐसे इवेंट्स में आप सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, इसी तरह से आपको ये लॉज अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अब बात करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स की। अब देखिए कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते होते हैं, जैसा कि मैं आपसे कहूं कि अगर कल बारिश हुई तो मेरी क्लास नहीं हो, मतलब बारिश का होना या ना होना मेरी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, और हमेशा
इंडिपेंडेंट इवेंट पहले अकर हो, उसको बेस बना के डिपेंडेंट इवेंट अकर होना होता है, राइट। अच्छा, मैंने अब मेरी कल की क्लास का होना डिपेंड कर रहा है बारिश के होने या ना होने पर। भाई बारिश हो गई क्लास नहीं होगी, बारिश ना हुई क्लास हो जाएगी। अच्छा, इसको कुछ यूं समझाता हूं कि भाई एक मैच चल रहा है पाकिस्तान का और किसी भी दूसरे कंट्री के साथ, आजकल श्रीलंका के साथ चल रही है श्रीलंका। मैंने आपसे कहा कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब देखें, पाकिस्तान जीते हारे उसे क्या पता है कि मैंने शर्त लगाई है, वो अपनी गेम करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। 500 की खातिर वो अपना ड्रेसियां थोड़ी ना चेंज कर लेंगे, ओके, वो अपनी मर्जी से खेलेंगे। हाँ, मैं 500 मिलियन साथ में लगा दूं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब देखें हम बात करते हैं आपस में, औकात में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान जीते तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब 500 रुपए देना डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान के जीतने पर। अच्छा, मैंने प्रोबेबिलिटी ये नहीं फाइंड करनी कि पाकिस्तान के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैंने ये नहीं फाइंड करनी। मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए तो डिपेंडेंट इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब पाकिस्तान मैच जीत गया, मुझसे 500 रुपए ला के दिखाओ, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं फिर तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तुम्हें पता है कि अगर मैं शर्त हार जाऊं तो हराम है, जीत जाऊं तो फिर तो बनते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने डिपेंडेंट इवेंट्स के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना होता है। ये बात क्लियर हुई आप बच्चों को। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ बहुत सिंपल सा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसे कहा जाता है बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर ना एक कंडीशन इंपोज हो जाती है, और जिसके ऊपर कंडीशन इंपोज है उस इवेंट को पहले अकर करवाया करो। भाई तुम टेस्ट में पास हो गए तो तुम्हें 100 रुपए इनाम मिलेगा। अब इनाम पहले नहीं मिलेगा, पहले टेस्ट का पास होना है। तो फिर आपने ये देखना है कि भाई क्या चांसेस हैं कि मैं टेस्ट को पास कर लूं, पास्ट एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। ओके, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगी क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके इवेंट ए के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो मल्टीप्लिकेशन रूल। तो आप लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, और वो ए भी हो सकता है वो बी भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है आपने, आपके लिए ए इंडिपेंडेंट है या बी इंडिपेंडेंट है। जो भी इंडिपेंडेंट हो वो लेकर आ जाना है। जैसे अब मैंने ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ, अब ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब पहले बात करेंगे फर्स्ट वाले की, कि अगर ए हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो मैंने लिखा है ना स्लैश ए, इसे पढ़ा जाता है गिवन दैट, स्लैश को पढ़ा जाता है गिवन दैट, और जो ए लिखा हुआ है ना इसको पढ़ा जाता है इवेंट ए हैज अकर्ड। probability of B given that event A has occurred, कि भाई उस 100 रुपए के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम टेस्ट को पास कर लें, उस 500 रुपए के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए। ऑलराइट, इसी तरह से अगर इवेंट बी आपके पास इंडिपेंडेंट है तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड। ऑलराइट, 100 रुपए का ख्वाब टेस्ट को पास करने से पहले ना देखना, पहले टेस्ट के पास करने का ख्वाब देखना, जब वो पास हो जाए तो 100 रुपए सोचना। ऑलराइट, तो इसीलिए कहा जाता है इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हैज अकर्ड। ऑलराइट, अच्छा इसमें बेटा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड नहीं किया जाता,
इसमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही फाइंड की जाती है कि सेकंड इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, इसको इधर ही रहने दो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ डिवाइड कर दो। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ डिवाइड कर। ऑलराइट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट ए है, मतलब अब आपने देखना है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b फाइंड करनी है या b/a फाइंड करनी है। तो अगर सपोज हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, तो आप लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ऑलराइट, और अगर b/a हो तो फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ऑलराइट, ये हमारे पास बन जाते हैं इनके फार्मूलाज। यहाँ तक किसी को कोई फार्मूलाज की समझ आ गई सब बच्चों को? अब ये हमारे प्रोबेबिलिटी लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लॉ और साथ में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ को जरा कंबाइन लेके चलेंगे और जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 10 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले सॉल्व करते हुए जाएंगे हम लोग। अब देखें, आपसे कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस फिजिक्स टेस्ट इज 2/3। फिर कहता है दैट ही पासिस बोथ फिजिक्स एंड, तो बेटा अब अगर मैं फिजिक्स टेस्ट को सपोज कह दूं इवेंट ए, तो ऐसा नहीं है जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दी और वो मेरे पास है 2/3। अच्छा, फिजिक्स को ए कहा तो इंग्लिश को मैं बी कह दूंगा। बोथ का वर्ड आया, बोथ का वर्ड आया, एंड का वर्ड आया, तो मल्टीप्लिकेशन रूल किस तरह से डिनोट किया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 14/, ये बात क्लियर। फिर देखो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस, और जहां पर एटलीस्ट आ जाए एडिशन लॉ, एडिशन लॉ को किस तरह से लिखा जाता है? ए यूनियन बी। शाबाश। और ये क्या है हमारे पास? तो कहते हैं अगर ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी। अब देखिए बेटा, जब उसने एडिशन की प्रोबेबिलिटी बता दी तो इसके ऊपर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी लॉ, एडिशन लॉ का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या था ये फार्मूला हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 4/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैंने उसका एक्सपोज कर लिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का देखिए आंसर आपको क्या मिल जाता है। कैलकुलेटर को एज इट इज बताएं तो आपको देखिए एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ 0.44, फ्रैक्शन में नहीं है 0.44, ये इसका करेक्ट आंसर। और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो ये आंसर आ जाएगा 4/9। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इंग्लिश टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी है। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? अच्छा, इसी तरह का ना एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास इधर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, इसको जरा सुन लें। आपको याद है कि रेशियो पढ़ी हुई है आप लोगों ने कि सपोज मैं आपसे कहूं कि ये लो भाई ये 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दो लोगों में, ए एंड बी में, और 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो। राइट, तो ए का शेयर आप कैसे फाइंड करेंगे? ए का शेयर आप कहेंगे ए की रेशो डिवाइडेड बाय रेशोज का सम, ऐसे ही है ना। तो यह क्या ए का शेयर आ नहीं जाएगा? एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, आप कहेंगे सर इसको 40 रुपीज दे दें। और बी का शेयर फाइंड करना हो तो फिर 3 रेशोज का सम मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट 100 हो गए
और ये 2:3 के हिसाब से हो, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी में बेटा अब आपको ना एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बताई जाती, आपको बताए जाते हैं ऑड्स, और ये ऑड्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे ये रेशो हम लोगों ने पढ़ी है। ऑड्स क्या मतलब, कहता है a problem in statistics is given to two students A and B, the odds in favor of A, solving the problem। अच्छा, ये नॉट सॉल्विंग के बारे में बात नहीं कर रहा, और फेवर ऑफ ए, कि भाई अगर हम लोग ए को ये प्रॉब्लम देते हैं और ए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसके चांसेस 6/9 हैं, 6 to 9। और अगेंस्ट बी से मुराद ये नहीं है नॉट सॉल्विंग, नहीं, अगेंस्ट से मुराद है कि ए के बदे मुकाबिल जो मिस्टर बी है उसके ऑड्स, लेकिन है वो भी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और वो क्या है 10 to 12। अब हर किसी के जीतने की चांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। कहते हैं इफ ए एंड बी अटेम्प्ट, दोनों पेपर अटेम्प्ट करने बैठ गए, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ गए, तो कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से कोई एक हमें सॉल्व करके दे, एटलीस्ट वन ऑफ दैम। ओके, अब एटलीस्ट के वर्ड ने मुझे बताया कि इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई करना है हम लोगों ने। अब दो लोग हैं तो दोनों की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मिस्टर ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, मिस्टर ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और वो क्या होगी, मिस्टर ए के ऑड्स क्या आ रही हैं 6 बाय, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये थे 6 to 9, तो बेटा ऑड्स को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइडेड बाय ऑड्स का सम, जैसे रेशोज का सम लिया था 6 बाय, ये मिस्टर ए के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। ऑल राइट, तो सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 9/15। तो जो पहला है ये मिस्टर ए के लिए ही है, लेकिन क्या कि भाई मिस्टर ए के सॉल्व करने के लिए 6, सॉल्व ना करने के लिए 9, तो टोटल 15। तो मतलब अगर इसको 15 क्वेश्चन दिए जाएं तो 6 सॉल्व कर लेता है और 9 गलत कर देता है। ओके, तो ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बनी। हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी थी वो सॉल्व करने के लिए थी या नॉट सॉल्विंग के लिए थी, तो मेरे लिए फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ये है 6/15। ऑल राइट, तो बताओ मिस्टर बी के लिए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जानी है 10/, और यहाँ पर अगर नॉट सॉल्विंग के लिए होता तो फिर 12/20। शाबाश, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटा एटलीस्ट की बात थी, तो मुझे समझ आ गया एडिशन लॉ अप्लाई करना है। एडिशन लॉ चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है चाहे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या यहां तक किसी को कोई इशू है? नो। अब बात आती है कॉमन की, भाई यहाँ पे आपने सोचना है कि क्या कुछ कॉमन आएगा या नहीं। आपके ख्याल में कॉमन है या नहीं है? कहता है एक ही प्रॉब्लम, मतलब समझ लें एक स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट था, जितने भी चाहे उसमें क्वेश्चन हो, टेस्ट तो एक ही था ना, मैंने मिस्टर ए को भी दे दिया मिस्टर बी को भी दे दिया, चांसेस बताओ कि वो उसको सॉल्व करेंगे, कितने % चांसेस हैं कि उन दोनों में से कोई सा एक उसको सॉल्व करते हैं। अब एटलीस्ट से पता चल गया एडिशन लॉ, क्वेश्चन ये है कॉमन है या नहीं है। खुद सोचो यार, अगर मैं सपोज आपको 10 क्वेश्चन दे दूं, जरूरी नहीं कि आपके पूरे मार्क्स, आप यूं समझ लो जैसे दोनों के 6 नंबर हैं, उसके भी 6 है उसके भी 6, क्या दोनों ने सेम क्वेश्चन ठीक किए होंगे? क्या दोनों ने सेम क्वेश्चन गलत किए होंगे? 6 जो है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो दोनों को आते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों को नहीं आते होंगे, तो कॉमन आ नहीं गया। तो सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
वो मिस्टर ए ने भी सॉल्व कर दिया, मिस्टर बी ने भी सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर ए ने भी सॉल्व कर दिया, मिस्टर बी ने भी, दोनों के सही थे। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा जैसे दोनों को डबल काउंट कर लूंगा फिर, तो कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करो। अब ये बात आई हो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बात हमेशा याद रखना कि बेटा जब एक ही प्रॉब्लम दो डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो कॉमन होता है, आपको माइनस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने मिस्टर ए को मैथ्स का टेस्ट दे दिया, मिस्टर बी को स्टैट्स का टेस्ट दे दिया, टेस्ट ही डिफरेंट है, कॉमन नहीं होता। ऑलराइट, अच्छा अब फिर से सुनो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार कॉमन कितना है, क्वेश्चन ये आता है यार कॉमन को किस तरह से आप डिनोट करोगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई अब तो इस बात में कोई एतराज नहीं है ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का लॉ का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, एडिशन लॉ, राइट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहां तक कोई इशू है। इशू कहां पे आ रहा है, यहाँ पे। मुझे बताओ दोनों डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्यों? मतलब जब वो टेस्ट लेके बैठेंगे चीटिंग करेंगे या इंडिपेंडेंट होके बैठेंगे? इंडिपेंडेंट होके बैठेंगे। ओके, प्रॉब्लम सेम है, इसका ये मतलब नहीं है एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, नहीं, दोनों ने अपना अपना पेपर सॉल्व करना है, दोनों की आपस की जंग लगी हुई है भाई, तो कहां से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन से क्या मुराद होता है, मल्टीप्लाई। तो भाई इंडिपेंडेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑलराइट, तो जब कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी ना गिवन हो तो दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ख्याल है? 67%। फ्रैक्शन में बता दिया करो, स्टार्ट में आंसर हमेशा फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.67। ओके, अब आ गया आपके ऑप्शन पे डिपेंड। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो? यस सर। शाकिर नहीं आई तो क्या? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अभी कुछ देर के लिए स्किप करें। आप लोग आ जाए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले इसको ना डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को पढ़ें। देखिए भाई, आपके पास किसी भी इवेंट के अक्सर होने के लिए या तो सक्सेस है या फेलियर है, या पास है या फेल है, या जिंदा है या मुर्दा है, मतलब इस सिर्फ दो ही आउटकम्स नजर आए। तो देखें, आपसे उसने कहा कि ए विल अलाइव आफ्टर 10 years टू कम इज 5/7। मतलब आपसे वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए टू अलाइव आफ्टर 10 years इज 5/7। अच्छा, इसी तरह से बेसिकली उसने आपसे ये कह दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए नॉट अलाइव या मिस्टर ए's death is 2/7। ऑलराइट, फिर probability of Mr. B to alive after 10 years is 7/9, and probability of Mr. B not to alive is ऑल राइट। बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने खुद डिटरमिन करनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में वो यूज हो रही होती है। अब उसने आपको ए गिवन की प्रोबेबिलिटी बता दी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस तरह से डिटरमिन कर लूंगा। अब आपने उसके क्वेश्चन को देखना है भाई, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। कैसे? कहते हैं बोथ ऑफ देम विल डाई, तो बोथ आ गया तो मल्टीप्लाई। अच्छा, मतलब
ये क्यों मरे होंगे, क्योंकि ए मर गया तो बी ने कहा मुझ पे तो जिंदा रहने का हक ही नहीं बनता, कि जब ए मर गया है तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ, मुझे भी डूब मरना चाहिए, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, किसी का मर जाना, किसी का जिंदा रहना, ना तो हम किसी की खातिर जिंदा होते हैं, ना किसी की खातिर हम मर सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जब उसने डाई के लिए आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी, क्या मैं उनके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूं? नहीं, तो उन दोनों के मर जाने की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई क्यों किया? बोथ का वर्ड था और इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 इज इक्वल टू 4/63। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ए अलाइव एंड बी डाई, एंड की वजह से मल्टीपल, ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन बी के, तो भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 10/6। ऑलराइट, बी विल अलाइव ए डेथ, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे 2/9, 2/9 नहीं आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। क्लियर? क्या कुछ मुश्किल है? अब देखो नेक्स्ट, बी विल अलाइव एंड इज डेथ, ये हो गया। बोथ विल अलाइव, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ये है काम का क्वेश्चन, एट लीस्ट वन विल बी अलाइव। हाँ जी, एडिशन लॉ अप्लाई कर देंगे। एडिशन लॉ क्या? मिस्टर ए की प्रोबेबिलिटी जिंदा रहने की, मिस्टर बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, फिर कॉमन आ सकते हैं। कॉमन कैसे फाइंड करेंगे? दोनों के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा दो, कॉमन आ जाएगा, वो माइनस कर देना, तो आंसर क्या बनेगा? 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/9, सॉरी इधर ऐड आ जाएगा, इधर ऐड करेंगे, माइनस 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, एनी इशू? अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अब आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए ना क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में जिस तरह ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, इसी तरह से सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके दें। क्वेश्चन नंबर 18, अब इस क्वेश्चन में देखें, कहते हैं ए कैन हिट अ टारगेट 4 times आउट ऑफ, कि अगर उसको 5 चांस मिले ना, तो 5 चांस में से 4 मरतबा वो टारगेट को हिट कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए टू हिट अ टारगेट, तो वो आंसर आप क्या करेंगे? 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए नॉट टू हिट अ टारगेट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? एक मिनट में इसको यहाँ पे लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू हिट अ टारगेट इज, 5 में से 4 मरतबा उसने टारगेट को हिट कर दिया, तो कितनी मरतबा हिट नहीं किया? 1 मरतबा नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 ये बात क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू हिट अ टारगेट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर बी नॉट टू हिट अ टारगेट, probability of Mr. C 2 probability of C bar is equal to, यहां तक किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। कहते हैं
कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर हम लोग उनको मौका दें कि जाएं आप लोग हिट करें, और वो हिट करने के लिए गए, तो बताएं कि उनमें से एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट। एग्जैक्टली टोटल कितनी शॉट्स हैं? 3, ए की, बी की, सी, टोटल 3 है। कहते भाई तीनों हिट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, एग्जैक्टली 2 शॉट मतलब एक मिस करे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो बेटा इसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर है कॉमन सेंस, बेसिकली बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स इसके ऊपर अप्लाई होती है। और वो किस तरह से? आपने कहना है कि भाई मिस्टर ए, मिस्टर बी हिट द टारगेट बट मिस्टर सी नॉट हिट द टारगेट। एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहे। अच्छा, क्या सी के साथ दुश्मनी है? नहीं, तो उसे ऑप्शन बताओ। उसे कहो कि भाई पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास ये है कि ए और बी ने हिट कर दिया, सी ने हिट, या फिर तो जैसे या आता है वहां पर एडिशन। फिर से कहो ए ने हिट किया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया। ओके, क्या ए हमेशा हिट करेगा? नहीं। फिर उसे बताओ, या फिर ए ने हिट नहीं किया, बी एंड सी हिट द टारगेट। अब इन तीनों सिचुएशन में देखो क्या एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा? हर टाइम पे एग्जैक्टली 2 शॉट्स ही हिट कर रही हैं। ऑलराइट, क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आपके जहन में आता है? भाई जहां पर हिट करने की बात आ रही है जिस पर्सन की, वहां पर उसकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी, जहां पे हिट ना करनी जा रही है तो वो प्रोबेबिलिटी, ये आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। ऑलराइट, इसको हम लोग कुछ यूं लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए क्या थी? हिट द टारगेट। तो हमने लिखना है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय बी के लिए 3/4 मल्टीप्लाइड बाय सी के लिए, और फिर ऐड ए के लिए मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश, प्लस 1/5 ये इसका सोल्यूशन है। ये बात क्लियर हो गई। और अब यहाँ पर ये सोचना कि यार ये टोटल आउटकम्स कितने बने, कि मैंने तो 3 लिख दी, इसके टोटल आउटकम, टोटल कॉम्बिनेशन। भाई मैं आपसे कहूं कि भाई ये देखो ये 3 आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, क्या मुझे एक बात, मैंने एक चांस दिया मिस्टर ए को, उसने निशाना कर दिया, क्या मैं दूसरा चांस उसी को दूं? मैं क्या रेपिटेशन नॉट अलाउड? रेपिटेशन नॉट अलाउड। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने? टोटल कितने हैं आपके पास, उसमें से कितने शॉट्स? 2, 3, C, 2। यहां से पता चल जाता है टोटल 3 आउटकम्स है मेरे पास, और 3 आउटकम्स ये। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा, अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 19। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, यहां पर अगर होता है, आज बात एक और सुन ले, या अभी उसने कहा एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट, अगर यहां पर होता है एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो ये 2 के लिए ये सारे थे, तो अब एटलीस्ट की वजह से आप लिख देते हैं ए, बी एंड सी हिट द टारगेट, तो फिर ये भी शामिल हो जाता है इसके साथ, अगर यहाँ पर एटलीस्ट 2 होता। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग सॉल्व करें। 19 में सिंपल सी बात, 18 में बेटा हर पर्सन के लिए प्रोबेबिलिटी डिफरेंट थी, मैं हर किसी के लिए फाइंड की। 19 में कहता है कि भाई चाहे मिस्टर ए जाए, बी जाए, सी जाए, पास करने की प्रोबेबिलिटी 40% है।
60% फेल करना है। ऐसे 3 कैंडिडेट्स भेजें, क्या प्रोबेबिलिटी है उनसे एग्जैक्टली 2 पास हो जाए? वो 3 कैंडिडेट वही मिस्टर ABC हैं, यही सेम कॉम्बिनेशन है इसकी ABC। हमने कहा A पास करेगा, B पास करेगा, C फेल करेगा, फिर A पास करेगा, B फेल करेगा, C पास करेगा, फिर A फेल करेगा, B और C पास करेंगे। अभी भी एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट्स। अब ये फर्क क्या है कि पास करने की जगह पे अब सिर्फ 0.4 लिख देगा, चाहे A है, चाहे B है, चाहे C है, और जो फेल करने वाला है उसकी जगह पे 0.6 लिख देना। बस इतनी सी बात थी। अब देखें भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो या 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली आप लोग इसको शॉर्ट करने के लिए 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.6 और इस सारे को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। जब 3 मरतबा लिखोगे ना यही चीज, फिर सीक्वेंस चेंज करोगे तो इस सारे को मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 36 बाय 125 इज इक्वल टू 0.288। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन बन जाता है। कोई इशू? आप क्लियर हो गया? इजी था। क्वेश्चन नंबर 16, शाबाश जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आपके पास तो एक तो फायर इंजन अवेलेबल है, उसके अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और आपके पास एम्बुलेंस के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और आपसे कहते हैं कि एक इंसिडेंस हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों अवेलेबल? तो जब दोनों की बात की, भाई दोनों इंडिपेंडेंट हैं, सिंपल इसका क्वेश्चन था 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 इज इक्वल 0. बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह अगर आपसे वो कह देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फायर इंजन विल अवेलेबल एंड एम्बुलेंस विल नॉट अवेलेबल, तो आंसर आ जाता 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 0.08। तो फिर इसके लिए एम्बुलेंस के लिए नॉट अवेलेबल की प्रोबेबिलिटी 8% थी। ऑलराइट, तो उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को चेंज कर देना था। अब आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका सॉल्यूशन दे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी सॉल्व करें। टैबुलेशन की तरफ जाएं और आपका क्वेश्चन सॉल्व। फ्यूज बॉक्स ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, तो हम लोग इसकी जो टैबुलेशन करेंगे ना, डिफेक्टिव, गुड, टोटल। अब टोटल 20, अब क्या कहता है 5 आर डिफेक्टिव, तो गुड कितने हैं? अच्छा फिर देखो, कहते हैं 2 फ्यूजेस आर selected at random and removed from the fuse box। removed from the fuse box मतलब repetition not allowed। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक मरतबा एक फ्यूज को हमने देखा, वो डिफेक्टिव है या गुड है, उसको हमने साइड पे रख दिया। फिर हमने दूसरा देखा, तो फर्स्ट सिलेक्शन आउट ऑफ 20 होगी, लेकिन नेक्स्ट सिलेक्शन आउट ऑफ 19 होगी। ऑलराइट, तो फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ फ्यूजेस आर, तो देखें दोनों के दोनों डिफेक्टिव, यहाँ पर 0। अब सिंपल सी बात थी इसको सॉल्व करने के लिए 5C, तो अब मल्टीप्लाइड बाय 15C 0 चाहे ना भी लिख दो, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब थोड़ा सा आपने फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले आप लोग करते रहे कि जहां पर भी अगर आप लोग जाते ना टैबुलेशन की तरफ, कि ये आपके पास ब्लैक, यहाँ पर आपके पास
वाइट टोटल। अगर हम बात करें ब्लैक की तो 5, वाइट 3, टोटल 8। कहते हैं 2 balls are drawn at random without replacement repetition not allowed। अच्छा, ये बात कंफर्म हो गई कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है। अच्छा, कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1 इज ब्लैक, सेकंड इज व्हाइट, मतलब एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना कि 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 3C1 डिवाइडेड बाय 8C2, तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ये नहीं कहा कि 1 इज ब्लैक एंड द अदर इज व्हाइट। उसने कहा फर्स्ट इज ब्लैक एंड द सेकंड इज व्हाइट। सेंटेंस में फर्क है, ऑर्डर। भाई अगर पहली व्हाइट आ गई उसने रिजेक्ट कर देना है। उसने कहा है कि भाई मैंने कहा है कि पहली ब्लैक आए, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं अप्लाई होना था, यहां पर आना था हमारे पास परमुटेशन। 5P1 3P1। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब न्यूमरेटर में परमुटेशन आ गया तो डिनोमिनेटर में कॉम्बिनेशन ना लिख देना। तो यहां पर आ जाएगा 8P2। ये इसका सोल्यूशन है एंड द राइट आंसर इज जी 15/56। लेकिन परमुटेशन अप्लाई होगा। अब अगर यहां पर होता ना 1 इज ब्लैक एंड द अदर इज व्हाइट, तब मतलब कोई सा भी एक ब्लैक और दूसरे वाला व्हाइट हो, तो वहां पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं, वहां पर कॉम्बिनेशन अप्लाई हो। जब से कहा ना फर्स्ट, इसका मतलब पहला ही ब्लैक होना चाहिए और दूसरे वाला व्हाइट। ऑलराइट, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश, जल्दी करें बेटा। अब यहां पर भी देखें ब्लैक, ये देखें ब्लैक व्हाइट टोटल, ब्लैक 5 व्हाइट 3 टोटल। बेटा जो सिलेक्शन करनी है ना वो 3 बॉल, उनमें से 2 ब्लैक बॉल, तो रिमेनिंग 1। अब आपने देखना है रेपिटेशन। अच्छा, उसने ये नहीं कहा फर्स्ट 2 और ब्लैक, ऐसा नहीं कहा। तो अब क्या किया जा सकता है इसमें, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 3C1 divided by 8C3 and the answer is 15/20। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात क्लियर है सब बच्चों? अच्छा, अब दोबारा से कि भाई अगर रिप्लेस्ड आ जाए बेटा, ना कॉम्बिनेशन ना परमुटेशन, तो फिर बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स जैसे एबीसी के लिए किया था वैसे यहां पर आ जाएंगे। 2 ब्लैक बॉल, एक व्हाइट। भाई इसने बताया कौन सी ब्लैक बॉल, तो अब क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे इधर हमारे लिए। हम कहेंगे फर्स्ट 2 और ब्लैक, द थर्ड वन इज व्हाइट, या फिर फर्स्ट ब्लैक सेकंड व्हाइट। अब देखो यहां से ना इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराते रहा करो एंड तक, तो आपके ये आउटकम्स खत्म हो जाएंगे। फिर यहां पर फिर ब्लैक, अब देखो अभी भी तो 2 व्हाइट 2 ब्लैक और एक व्हाइट है। फिर फर्स्ट इज व्हाइट, लास्ट 2 बॉल्स आर ये आएंगे। क्लियर? अब देखो इनमें से व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। शाबाश, 3/8। अब यहां पर लिख दोगे 3/8 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, कहते हैं कि रेपिटेशन अलाउड है, रिप्लेस। अब नेक्स्ट बॉल जब ड्रॉ की
तो दोबारा से भी बॉक्स में वही 8 बॉल्स हैं क्योंकि हम लोग अलाउ कर चुके हैं। तो अब दोबारा से ब्लैक बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/8। तो ये ब्लैक के लिए आप मुझे गलत लिखवा रहे हैं। तो पहले ब्लैक लिखना है, तो ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। अब बेटा यही प्रोबेबिलिटीज ही आगे चलती जाएंगी, तो कितनी मरतबा होनी चाहिए? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड द आंसर इज जी जी 5/2। ओके। अच्छा, ये जो आप लोगों ने ये क्वेश्चन ए इधर सॉल्व किया ना फार्मूले से, इसको हम लोग बेसिक काउंटिंग टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिक काउंटिंग टेक्निक से इसने कुछ इस तरह से सॉल्व होना था। अब ए का ही सोल्यूशन दोबारा देखो कि जब आप लोगों ने बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स में जाना था, तो अब देखिए फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8। अब रेपिटेशन नॉट अलाउड है, मतलब वो बॉल आपने साइड पे रख दी। तो अब नेक्स्ट टाइम ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/7। तो व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, अब टोटल 1 से कम हो चुका था ना, तो इसलिए 7। तो व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। शाबाश। प्लस फर्स्ट ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। हालांकि पहले क्या थी, तो इसलिए ये सारे लिखेंगे। इसको ऐसा नहीं कि एक साइड लिख के मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही हैं। और लास्ट ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाइट 8। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर 15/20 है। ऑलराइट, हम लोगों ने बेटा अपनी बुक में से चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। तो उसको सेल्फ टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लेने, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।